Hello everybody, I myself Dr. A.K. Oja, and today we are going to discuss a very important and very nice topic. This is the idea of Satyagraha and this is launched by Mahatma Gandhi. आज हम महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट आता है कि सर ये महात्मा गांधी का सत्याग्रह क्या था, वो कैसा था, तो हम उस पर विचार करेंगे और इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि महात्मा गांधी एक लंबे प्रवास के बाद, एक लंबे समय के बाद वह साउथ अफ्रीका से भारत 1915 में 1915 में महात्मा गांधी भारत में आते हैं और वहाँ पर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में एक केस के सिलसिले में 1893 में ही वहाँ पर चले गए थे और जाकर वहाँ एक लंबा समय वहाँ पर रहे हैं। और इस सत्याग्रह को उन्होंने सबसे पहले भारत के बाहर साउथ अफ्रीका में ही इसे प्रयोग में लाया था और यह एक ऐसा महात्मा गांधी का विजन सिद्ध हुआ कि ये बिल्कुल नया था। अभी तक हम समझते थे कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी भी आंदोलन के लिए एग्रेसिव होना, हिंसक झड़पें होना जरूरी है, लेकिन महात्मा गांधी ने इस मिथक को, इस विचारधारा को बिल्कुल बदल दिया, चेंज कर दिया और उन्होंने बताया कि नहीं, एक और भी रास्ता है जिसमें कि हम अहिंसा के माध्यम से, बिना किसी खूनी लड़ाई के माध्यम से, बिना किसी झगड़ा के माध्यम से, बिना एग्रेसिव हुए, बिना ज़्यादा आक्रमणकारी हुए हम अपनी बात मनवा सकते हैं और अपने टारगेट को पा सकते हैं। और ऐसा प्रयोग उन्होंने साउथ अफ्रीका में कर चुके थे और उनकी यह सफलता भारत में भी सबके सामने आ चुकी थी। उस समय भारत में जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, पूरे देश भर में यह नेशनल मूवमेंट चल रहा था। तो महात्मा गांधी 1915 में आते हैं। अब हम समझेंगे कि सत्याग्रह है क्या। एक्चुअली सत्याग्रह दो शब्दों से बना है, सत्य प्लस आग्रह। देख लीजिए, सत्याग्रह, सत्य आग्रह, ये दो शब्द से सत्याग्रह बनता है। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ और आग्रह का मतलब है रिक्वेस्ट, अपील, रिक्वेस्ट कीजिए, अपील कीजिए। मतलब महात्मा गांधी का कहना था कि अपनी बात को हम रखने के लिए हमें सत्य के साथ अपील करना है, सत्य के साथ रिक्वेस्ट करना है। किसके सामने? गवर्नमेंट के सामने, ऑपरेसर के सामने, जो जिससे हमको लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारा दमन हो रहा है, उसके सामने हम सत्य के साथ रिक्वेस्ट करेंगे। अब ये इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझने के लिए ये 7 पॉइंट को समझना जरूरी है। बिल्कुल यहाँ पर 7 फोल्ड हैं, 7 स्टेज पे इस चीज को हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। सबसे पहला महात्मा गांधी, अच्छा ये भी आपको समझाएंगे कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इसी सत्याग्रह के माध्यम से रेसिस्ट रेजिम के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया और सफलतापूर्वक आंदोलन चलाया। वो अपने लक्ष्यों में सफल रहे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपको पता है, हालांकि ये 10th क्लास के बच्चों का नहीं है, थोड़ा डेप्थ में बता रहे हैं कि वहाँ पर नस्लीय भेदभाव की भावना थी पहले की। वहाँ पर जो प्रिटोरिया गवर्नमेंट थी, वहाँ के लोकल लोगों को ब्लैक करके ट्रीट करती थी और उन लोगों के साथ बहुत भेदभाव करती थी। तो महात्मा गांधी वहाँ पर जब गए, भारतीयों को भी वो लोग उसी श्रेणी में रखते थे। तो महात्मा गांधी ने इस रेसिस्ट रेजिम के खिलाफ आंदोलन चलाया, अपना सत्याग्रह चलाया और वो सक्सेस रहा उनका। उन्होंने अपनी बात को वहाँ की गवर्नमेंट से मनवाई। खैर, अब भारत में आते हैं। सत्याग्रह में महात्मा गांधी एक्चुअली सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। महात्मा गांधी इसमें सबसे पहले बात बताते हैं कि सत्याग्रह को अगर आपको फॉलो करना है तो ये चीजों को अपने दिलो दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठा लेना होगा कि सत्याग्रह में सबसे पहले तो हमें सत्य के शक्ति पर विश्वास करना है। सत्याग्रह सच्चाई पर जोर देता है और इसी के साथ साथ सत्याग्रह जो है नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सच्चाई के खोज पर, सच्चाई के अन्वेषण पर,
सच्चाई के सर्च पर वो जोर देता है। इसीलिए महात्मा गांधी आप देखेंगे भारत में जब भी आए हैं और कोई भी मूवमेंट, कोई भी आंदोलन चलाए हैं तो ऐसे ही नहीं किए। सबसे पहले वो उसके लिए विजिट किए हैं, वो टूर पर गए हैं, वह सबसे मिले हैं और बात को समझने का प्रयास किए हैं कि वास्तव में जो हमारा डिमांड है वो सही है या गलत है। अगर उनको लगता है कि नहीं डिमांड सही है, ये जो याचनाकर्ता है, जो मांग रहा है, जो अपराहत चाह रहा है, वास्तव में उसके बात में दम है, उसमें सच्चाई है और उस सच्चाई के लिए वो लड़ रहा है, तो फिर महात्मा गांधी उसके लिए काम करते थे। तो सत्याग्रह में सबसे पहला पॉइंट ये है कि उन्होंने सच्चाई पर बल दिया है। किसी भी तरीके से झूठे चीज के लिए वो आंदोलन नहीं करते थे, या उनके मन में लगता था कि ये चीज सच्चाई से दूर है तो उससे वो खुद ही दूर हो जाते थे। और किसी भी आंदोलन को करने के पहले बात की सत्यता को वो जानना चाहते थे, बात ट्रुथ का सर्च करते थे। दूसरी है कि विदाउट वेंजियंस एग्रेशन अ सत्याग्रही वुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी ये बताते हैं कि बिना किसी बदले की भावना की, वेंजियंस मतलब क्या होता है? प्रतिशोध, बदला। एग्रेशन मतलब ये एग्रेसिव होना, आक्रमणकारी होना। तो बिना किसी आक्रामकता के, बिना किसी बदले की भावना से एक सत्याग्रही जो है वो थ्रू नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के माध्यम से, जिसमें हिंसा नहीं हो। हिंसा का मतलब मनसा वाचा कर्मणा, न मन से हिंसा हो, न वाणी से हिंसा हो, न कर्म से हिंसा हो। अगर मान लीजिए हिंसा का मतलब किसी का हत्या कर देना ही नहीं है। हिंसा का मतलब अगर हम एब्यूजिंग लैंग्वेज बोलते हैं, उसके मन को भी दुख लगता है, गाली देते हैं, वो हिंसा है। तो बिना हिंसा का सत्याग्रही जो है और बिना प्रतिशोध की भावना से, बिना वेंजियंस और बिना एग्रेसिव हुए अपने लक्ष्य को पा सकता है। इसके लिए महात्मा गांधी एक और बात बताते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर आपका कारण सही पर आधारित है, अगर आपका कारण सत्य पर आधारित है, योर कॉज वाज ट्रू है, और इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस। दो बात का होना जरूरी है कि हम जिस चीज की लड़ाई कर रहे हैं, हमारा जो कारण है वो सही है, सत्यता पर आधारित है, उसमें बिल्कुल सच्चाई है। दूसरी बात कि हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो मूवमेंट है, वह अन्याय के खिलाफ है, इनजस्टिस के खिलाफ है। तो उसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें लड़ाई को लड़ने के लिए हमें शारीरिक बल का प्रयोग किया जाए। हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से हम इस आंदोलन को जीत सकते हैं, अपने टारगेट को पा सकते हैं। महात्मा गांधी ये भी बता रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि कैसे होगा ये। महात्मा गांधी बोलते हैं कि दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्शियस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन जो है, जो दमनकारी है, जो अत्याचारी है, उसके जो कॉन्शियंस है, कॉन्शियंस मतलब अंतःकरण, जमीन, अंतरात्मा, उसकी अंतरात्मा को जगाना है, उसको सत्य के साथ अपील करना है कि आप गलत रास्ते पर हो, हमारा डिमांड सही है, हमारी मांग सही है, आपके द्वारा हमारा शोषण हो रहा है, और ऐसा करके उसको, उसके जमीर को जगाने की बात करनी है, उसकी अंतरात्मा को जगाया जाता है इस सत्याग्रह के माध्यम से। साथ ही साथ महात्मा गांधी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें पीपल इंक्लूडिंग अप्रेसर, इसमें जो लोग हैं, जिसमें कि अप्रेसर भी है, जो अत्याचारी है या अत्याचार का जो सूचक है, जो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई प्रशासन हो सकता है, कोई सरकार हो सकती है, तो उसको क्या करना है, उसको हैड टू बी परसुएडेड टू सी। परसुएडेड मतलब राजी करना, कि उसको यह देखने के लिए राजी कीजिए, क्या देखने के लिए? द ट्रूथ। उसको सच्चाई को देखने के लिए परसू करना है, सच्चाई को देखने के लिए उसको तैयार करना है, और तब तक आंदोलन करते रहना है जब तक वो सत्य की तरफ देखे ना। ठीक, और इसमें इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि वो उस सच्चाई को वो फोर्सफुली एक्सेप्ट करे। दो बात वो समझाते हैं कि किसी को जबरदस्ती सत्य को स्वीकारने पर हिंसा के द्वारा आप बल मत दीजिए, बल्कि सच्चाई को देखने पर आप कीजिए, कि सच्चाई को देखे और अपने अंतःकरण से, अपने कॉन्शियंस से, अपने अंतरात्मा से वो उस सच्चाई को स्वीकारे, वह अपने आप स्वीकारे, न कि किसी मजबूरी में, किसी बल
प्रयोग करके उसको सच्चाई को हम स्वीकार कराएं। ये सत्याग्रह में लिमिट है कि जो भी अप्रेसर है, जो भी दमनकारी सरकार है, या जिससे हम अपनी सत्य मांगों को मांग रहे हैं, उसको हम सच्चाई को देखने के लिए, सच्चाई को समझने के लिए तैयार करते हैं, न कि उस पर हम दबाव बनाते हैं कि आप जबरदस्ती, आप फोर्सफुली आप ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए। इसका ये एक और पॉइंट है। महात्मा गांधी ये समझा रहे हैं कि अगर हम इतना काम करते हैं, मतलब कि सत्य के रास्ते पर हैं, हमारा कॉज ट्रुथ पर आधारित है, हम जिस कारण से हम आंदोलन कर रहे हो कारण सत्य पर आधारित है, हमारा तरीका सही है, इसी के साथ साथ हम सत्य के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसमें कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल अहिंसक तरीके से। और अहिंसा ऐसा कैसा अहिंसा, जिसमें कि मन, वाणी और कर्म के द्वारा, मन से भी हमें अहिंसक रहना है, अपने वचन के द्वारा भी अहिंसक रहना है, हार्श वचन नहीं बोलना है, और अपने कर्मों के द्वारा भी अहिंसक बने रहना है। और इस तरीके से हम जो भी अप्रेसर है, जो भी अत्याचारी है, जो भी दमनकारी है, जिससे हमारा शोषण हो रहा है, उसको हम सच्चाई को समझाने का, सच्चाई को देखने के लिए उससे हम बार बार हम आग्रह करते हैं, सत्य के साथ हम आग्रह करते हैं। और अगर ऐसा हम करते हैं तो होता क्या है कि बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय, सफलता। अगर ऐसा हम करते हैं तो अंततः क्या होगा, सत्य का विजय होगा। ये देखिए हमारी पुरानी अवधारणा है सत्यमेव जयते। यही महात्मा गांधी बोलते हैं कि सत्यमेव जयते, इसका मतलब है सत्यम एव जयते, यानी कि सत्य की ही विजय होती है। ये हम लोग इस धारणा में पहले से विश्वास करते हैं। महात्मा गांधी तो भारतीय संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण थे। बचपन से ही उनकी माँ जो पुतली भाई है वो भारतीय संस्कृति का, भारतीय सदग्रंथों का उनका ज्ञान देती थी। और आपको पता है कि जो सत्य में जयते, ये जो शब्द है ये मुंडकोपनिषद में पहली बार आया है, मतलब उपनिषद काल से ही ये मान्यता प्राप्त है। और हम भारतीयों का यह अटूट विश्वास है कि सत्य की ही अंततः विजय होती है। और महात्मा गांधी इसी अवधारणा को लेकर सत्याग्रह की बात करते हैं, ये आप समझिए। और महात्मा गांधी का यह बिल्कुल यह दृढ़ विश्वास है, उनकी अंतरात्मा का विश्वास है कि अगर हम सत्य के साथ अपने लक्ष्य को पाने की तरफ आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल अहिंसक तरीका से, नॉन वायलेंस के साथ, तो हम अपने टारगेट को, हम अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। और साथ ही साथ महात्मा गांधी का जो 7 पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का एक विश्वास था कि देखिए दैट नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। उनका था कि अगर हम नॉन वायलेंस के माध्यम से चलेंगे, अगर हम अहिंसा के माध्यम से हम अपना आंदोलन करेंगे, इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में यह ताकत है कि ये पूरे भारतीयों को एक कर देगी और भारतीयों में डर नहीं रहेगा। इसमें व्यवहारिक पक्ष भी है, हम इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि महात्मा गांधी एक व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल लीडर थे, एक मास लीडर थे। वो ये चाहते थे कि कोई भी आंदोलन चलाया जाए तो उसमें मास एजिटेशन हो, उसमें जन आंदोलन हो, उसमें समाज के सभी वर्ग, सभी धर्मों का सहभागिता हो। और उनका एक विश्वास था कि यह सत्याग्रह के द्वारा ही ये संभव है, इसी में भारतीय एक हो सकते हैं। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि कई जगहों पर जब से हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार गई तो इनका जो रवैया था बिल्कुल अत्याचारपूर्ण था, दमनात्मक था, एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण पर आधारित था। तो हमेशा विद्रोह होते रहे और वो विद्रोह हिंसक हो जाया करते थे। और सरकार के पास तो ताकत ज़्यादा थी। कहा जाता था कि ब्रिटिश सरकार में सूर्य का अस्त नहीं होता है, सनसेट नहीं होता है, हर जगह उसका शासन था। वो तुरंत सेना को बुला लेती थी और बुलाकर उसको आंदोलन को दबा देती थी। हम देख सकते हैं कि हमारा 1857 का भी क्रांति है, अंततः सरकार की जो ताकत हुआ मजबूत हो गई और उसको दबा दिया गया कुछ समय के लिए। हालांकि वो पढ़ा स्वतंत्रता संग्राम था और उससे हम लोग हमेशा इंस्पायर होते रहे, ये अलग बात है। लेकिन महात्मा गांधी जो अहिंसा यहाँ पर समझा रहे हैं उसमें बताते हैं कि अगर हम लोग नॉन वायलेंस के द्वारा, अहिंसा के माध्यम से, अहिंसा मतलब बिना मार काट, बिना झगड़ा फसाद, ठीक है ना, हम सत्य के साथ अगर हम सरकार के समक्ष अपील करेंगे, आग्रह करेंगे और बिल्कुल
ये जो सत्याग्रह हमारे मन मस्तिष्क में होना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि अंततः सत्य की विजय होगी, ये विश्वास लेके हम आगे बढ़ेंगे और हम कहीं से भी उसमें हिंसा का स्थान नहीं देंगे। जो ऑपरेसर है, जो अत्याचारी सरकार है, जो अत्याचारी लोग हैं, उनको हम सच्चाई देखने के लिए राजी करेंगे, न कि उनको फोर्सफुली सरकार सच्चाई को स्वीकार करने के लिए हम राजी करेंगे। तो ये चीज़ महात्मा गांधी यहाँ पर सत्याग्रह में बताए हैं। और इसके साथ सबसे पहले महात्मा गांधी हमारे देश में ये 3 आंदोलनों के माध्यम से, 3 मूवमेंट के माध्यम से अपने इस सत्याग्रह को यहाँ पर प्रयोग में भी लाए हैं, इसको इम्प्लीमेंट भी किए हैं, कार्यान्वित भी किए हैं। जिसमें सबसे पहले आपका चंपारण है, फिर अहमदाबाद, खेड़ा, ये 3 आंदोलन की हम अभी जस्ट आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको यह याद हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी ने अपना जो ये सत्याग्रह का नवल मास एजिटेशन मेथड था, मतलब कि जन आंदोलन का जो नया तरीका था, इसका क्रियान्वयन भारत में, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में सबसे पहले उन्होंने चंपारण से किया। आप इसको थोड़ा समझिए और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में 10th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें बहुत छोटा में लिखा है, तो बस उतना ही आपको ध्यान देना है। लेकिन चूंकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और हिस्ट्री में शुरू में बताया था कि यह कहानी है, इसको एंजॉय करके कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ यह आपके देश का बात है, ये आपसे जुड़ी हुई बात है, तो इसको समझना है। इसमें चंपारण में महात्मा गांधी आते हैं। एनसीईआरटी का जो 10th क्लास का किताब है उसमें टाइम जो दिया है 1916 दिया है, इसको समझने का प्रयास है। लेकिन वही एनसीईआरटी का जो क्लास 12 है वो चंपारण मूवमेंट का समय 1917 दिया है। अब आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये मसला है क्या। वास्तव में ये जो चंपारण मूवमेंट है, यहाँ वहाँ के किसान बहुत पहले से ही, जो भी वहाँ के किसान थे, वह सरकार के ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम से वो परेशान थे। यहाँ पर इंडिगो का मामला था। इंडिगो मतलब नील होता है, इंडिगो। तो आपको वहाँ पर ब्रिटेन में बर्मिंघम, मैनचेस्टर में बड़ी बड़ी मशीनें लग गई थी और वहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग चल रहा था और उन वस्त्रों को डाई करने के लिए, कलर करने के लिए रंग की ज़रूरत थी और उस समय जो इंडिगो था, नील था, उससे रंग बनता था। अब अंग्रेजों ने क्या किया था कि बहुत पहले से ही जो हमारे यहाँ के जो किसान थे और चंपारण के किसान थे, उनको इस बात के लिए मजबूर को कर रहे थे, नियम बना रहे थे कि आपको अपने ज़मीन पर 3 कठिया सिस्टम वहाँ पर चल रहा था। मतलब कि 3 कट्ठा मतलब हमारे यहाँ जो बीघा कहा जाता है वहाँ पर चंपारण में, वह 20 कट्ठा का 1 बीघा कहा जाता था। तो 20 कट्ठे में जो 1 बीघा जमीन है उसमें 3 कट्ठा जमीन पर आपको इंडिगो का खेती करनी है, इंडिगो का कल्टीवेशन करना है। और ये किसानों की ज़रूरत नहीं थी, उनका ये भी डिमांड था कि जो उस 1 बीघे ज़मीन में, यानी कि उस 20 कट्ठे ज़मीन में जो सबसे सर्वोत्तम फर्टाइल लैंड होगा, वहीं पर आपका 3 कट्ठा में इंडिगो करना है। इससे इससे जो चंपारण के किसान थे वो बहुत दुखी थे। एक बात और आपको समझाना चाह रहे हैं, जो कि ये आपका ये किताब नहीं लिखा है लेकिन डेप्थ में, कि इसके पहले वहाँ पर ये सिस्टम 5 कट्ठा था, 5 कट्ठिया सिस्टम चलता था। वहाँ के लोकल किसानों ने इसके विरुद्ध कुछ आंदोलन किया तो उन्हें कुछ वो लोग रियायत दिए थे, वो 3 कट्ठा पर आया था। लेकिन कुछ वहाँ के जो किसान थे जैसे राजकुमार शुक्ल आदि हैं, ये लोग अभी भी असंतुष्ट थे और ये उनका मानना था कि ये बिल्कुल ये अन्याय पर आधारित है, अनजस्टिस है, यह सत्य के विरुद्ध है और हम वो गेहूँ, चावल या अपने साग सब्जी अपने ज़रूरत का उत्पादन करना चाहते थे, जबकि अंग्रेजों का कहना था कि नहीं, आपको कंपल्सरी ये इंडिगो करना है। अच्छा, इसका उनको कीमत भी नहीं मिलता था, इसका कीमत भी वही लोग औने पौने भाव पर उनको खरीदते थे। ये बहुत ही सरासर किसानों के साथ अन्याय था। राजकुमार शुक्ल जो हैं और संत राउत, ये भी वहाँ का किसान हैं, ये लोग इससे परेशान थे, असंतुष्ट थे, इसका आंदोलन चला रहे थे। 1916 में देखिए, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में,
कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और वहाँ पर महात्मा गांधी आए हुए थे और महात्मा गांधी का ये लोग सत्याग्रह जो आंदोलन है साउथ अफ्रीका में चल चुका है उसकी सफलता से ये लोग वाकिफ थे, ये लोग जान गए थे। तो इसी से उत्साहित होकर बहुत उम्मीद से ये महात्मा गांधी के पास जाते हैं। एक और आपको मैं यहाँ पर चर्चा में बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, लेकिन चूंकि कहानी के माध्यम से जानिए कि राजकुमार शुक्ल संत राउत इसके पहले बाल गंगाधर तिलक के पास भी गए थे और मदन मोहन मालवीय जी के पास भी गए थे, लेकिन ये लोग किन्हीं कारणों में ज़्यादा व्यस्त थे, इसलिए अभी इन लोग तुरंत इनको समय नहीं दे पाए। तो ये लोग महात्मा गांधी के पास जाते हैं, अपने दुख को बताते हैं, ईस्ट इंडिया सिस्टम और अंग्रेजों के जो अंग्रेजी सरकार है उनका जो अन्यायपूर्ण रवैया है इस पर उनसे ये चर्चा करते हैं। शुरू में गांधी जी भी अपनी व्यस्तता को बताते हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पर जिद करते हैं गांधी जी से कि नहीं आप चलिए देखिए, और अंत में गांधी जी इनको 1916 में ही आश्वासन देते हैं कि नहीं हम आपके यहाँ आएंगे, लेकिन हमको अभी कलकत्ता दौरे पर जाना है और उसके बाद में आएंगे। खैर ये लोग तब तक गांधी जी जब कलकत्ता दौरे पर गए तो ये लोग साथ साथ कलकत्ता दौरे पर भी जाते हैं, राजकुमार शुक्ल और संत राउत। और उसके बाद गांधी जी को लेके 1917 में देखिए 1917 में ये गांधी जी को लेकर चंपारण में आते हैं। तो आंदोलन तो पहले से चल रहा है, आंदोलन को 1916 में जाकर गांधी जी को अप्रोच करते हैं, संभवतः इसी कारण से 10th क्लास में 1916 डेट दिया है। लेकिन गांधी जी चंपारण में कब आते हैं तो आपको 1917 में गांधी जी आते हैं। और जब गांधी जी आते हैं तो उनके साथ राजकुमार शुक्ल है, संत राउत है, ब्रजकिशोर प्रसाद है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेता हैं। इनकी 2 पुत्रियां थी, जानकारी के लिए कहानी है, कहानी के माध्यम से समझिए, प्रभावती देवी और विद्यावती देवी। तो प्रभावती देवी का ही शादी जयप्रकाश नारायण जी से हुआ था, जिसको कि हम लोक नायक बोलते हैं और जेपी कहते हैं। तो ये उनके ससुर थे, ऐसे थोड़ा रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। फिर हमारे राजेंद्र प्रसाद भी इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। ये राजेंद्र बाबू हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अनुग्रह नारायण सिंह जी भी थे और फिर रामनवमी प्रसाद, JB कृपलानी, इन सभी लोगों के साथ महात्मा गांधी आते हैं। आने के पहले सबसे पहले महात्मा गांधी जाकर चंपारण वही बेतिया मोतिहारी है अभी, तो वहाँ जाकर गांधी जी जाते हैं, किसानों से मिलते हैं। सबसे पहले तो गांधी जी, जैसे मैं सत्याग्रह में समझाया कि गांधी जी क्या करते थे सत्याग्रह में, ये भी था कि सर्च ऑफ द ट्रूथ, सत्य की खोज। गांधी जी देखते थे कि ये लोग किसान जो कह रहे हैं इसमें वास्तविकता क्या है, ये सच्चाई है कि नहीं। और गांधी जी देखते हैं कि बिल्कुल इनों की जो मांगे हैं वह बिल्कुल ही न्यायपूर्ण है, वाजिब है, सही है और सत्य पर आधारित है, इनका शोषण हो रहा है। और गांधी जी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन करते हैं। वहाँ की जो ब्रिटिश सरकार है सबसे पहले गांधी जी को अल्टीमेटम देती है कि आप इस जिले को जल्दी छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको हम अरेस्ट करेंगे। खैर गांधी जी इनकार कर देते हैं और वहाँ पर सत्याग्रह करते हैं, सरकार को झुकना पड़ता है और किसानों को राहत मिलती है। वहाँ 1-2 चीज़ और आप समझ लीजिए कि गांधी जी, अच्छा इसके लिए वहाँ पर चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनती है, सरकार बनाने पर राजी हो जाती है और फिर अंग्रेजों किसानों का मांग वहाँ पर माना जाता है। और इस तरीके से सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह है वो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग है जो कि सफल रहा। वहाँ पर गांधी जी जाते हैं तो 1-2 चीज़ और देखें। गांधी जी ने देखा कि वहाँ समझा कि यहाँ के जो किसान हैं यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल नहीं है और शिक्षा, चूँकि यहाँ के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं इसीलिए इनका शोषण होता है। तो गांधी जी वहाँ पर जाकर शिक्षा के लिए भी कुछ काम करते हैं, वहाँ पर स्कूल खोलते हैं। संत राउत जी कुछ ज़मीनें भी देते हैं जिस पर कि गांधी जी वहाँ पर 2-2, 3-3 विद्यालय चलवाते हैं। फिर गांधी जी वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ का बस्तियों में जाते हैं, स्पेशली जो दलित बस्तियाँ हैं वहाँ पर बहुत गंदगी है और लोग साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो गांधी जी वहाँ स्वच्छता के बारे में, सैनिटेशन के बारे में उन लोगों को चर्चा करते हैं, उनका अभियान चलाते हैं और उन लोगों को स्वच्छ रहने के लिए, गंदगी को दूर करने के लिए इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा करते हैं। गांधी जी देखते हैं कि औरत भी बहुत अशिक्षित हैं और उनकी हालत दयनीय है। तो औरतों के महिला उत्थान के लिए भी गांधी जी ये सब वहाँ पर प्रयास करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको हमने डेप्थ में बताया, बट आपको इतना ही समझना है कि चंपारण मूवमेंट जो है 1916 में जो चंपारण के किसान हैं राजकुमार शुक्ल, संत राउत जैसे,
जो कि वहाँ की तिनकठिया सिस्टम से परेशान थे। तिनकठिया सिस्टम में 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठे जमीन पर, यानी कि 3/20 समझ लीजिए कि 20 कट्ठा में 3 पर इंडिगो का खेती करना उनके लिए मजबूरी थी, जिसका वो विरोध कर रहे थे। और इसका उनका कोई मतलब नहीं बनता था कृषि करने के लिए, अंग्रेज अपने यूज के लिए करा रहे थे। इसके विरुद्ध ये आंदोलन था और गांधी जी 1917 में चंपारण में आते हैं और ये सभी तमाम लोगों के साथ गांधी जी आते हैं और आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाते हैं। तो आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, आपको याद रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, गांधी जी ने जो भारत में साउथ अफ्रीका से आने के बाद जो 3 सत्याग्रह किया है, तो उसमें उनका 2 सत्याग्रह किसानों से संबंधित था। पहला चंपारण था और दूसरा जो किसानों से संबंधित उनका सत्याग्रह मूवमेंट था वह खेड़ा का था। खेड़ा एक्चुअली गुजरात डिस्ट्रिक्ट में यह आंदोलन चल रहा था। और वहाँ पर हुआ क्या था, आपके बुक में भी यह 1917 डेट दिया गया है, और जबकि NCERT कहीं क्लास 12 का बुक पढ़िएगा तो 1918 है। तो यहाँ भी बात वही है कि यह आंदोलन पहले से वहाँ पर 1917-18 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप फेल कर गया था, फसल का पैदावार नहीं हुआ था। और साथ ही साथ वहाँ पर पहले से प्लेग भी फैला हुआ था, इससे भी वहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ी हुई थी। इसके साथ साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर में भी वस्तुओं की प्राइस हाइक कर गई थी, बहुत चीज़ें महंगी हो गई थी। और जो मजदूर भी वहाँ पर मिल रहे थे उनकी मजदूरी भी अब ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो मजदूर होते थे, थोड़ा सा देर में आपको समझा रहा हूँ कि बरैया जात के मजदूर होते थे, जो पहले जो 3 आना में काम करते थे, अब वो अपना मजदूरी 6 आना मांग रहे थे। तो मजदूरी आपका ज़्यादा हो गया था, साथ ही साथ क्रॉप फेल कर गया था, प्लेग एपिडेमिक भी थी वहाँ पर, क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक, इससे वहाँ के किसान परेशान थे 1917 से ही। और वो लोग एक डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू में, लगान में उनको छूट दिया जाए, क्योंकि वहाँ का जो रेवेन्यू लॉ था, वहाँ का जो राजस्व संहिता थी, उसमें ये मेंशन था कि अगर 25% से कम अगर आपको कम फसल होगा तो ये लगान में राहत दी जाएगी। लेकिन वहाँ पर तो 25% से कम उत्पादन ही हुआ था, तो वो लोग का बिल्कुल वास्तविक मांग थी। वो लोग चाहते थे कि लगान में छूट दिया जाए, क्योंकि किसानों के पास फसल हुआ ही नहीं था जिससे वो लगान दे। लेकिन सरकार ने क्या किया कि सरकार ने कानून लगा दिया, उन लोगों से वो राहत क्या देगी, रिलैक्सेशन क्या करेगी, बल्कि 23% मोर टैक्सेशन करना शुरू की। 23% पहले से ज़्यादा लगान लेना शुरू किया। ये नियम बना दिया कि जो लोग लगान नहीं देंगे उनका घर कुर्की जब्ती हो जाएगा, उनको कैद किया जाएगा। ज़बरदस्ती वो लोग इसको नियम को लागू कर रहे थे। इसके लिए वहाँ पर एक लोकल नेता थे मोहनलाल पांड्या, ये आंदोलन कर रहे थे। एक गुजरात सभा बनी हुई थी, जिसके कि गांधी जी की ही बनाई हुई सभा थी, या गांधी जी उसके मेंबर थे। तो बाद में गुजरात सभा को गांधी जी ने कांग्रेस में मर्ज कर दिया था। तो ये मोहनलाल पांड्या ने लिखा था, गांधी जी के यहाँ रिक्वेस्ट किया था। तो ये पहले ही 1917 में ये सब काम ही किए थे, इसलिए 1917 डेट यहाँ दिया जा रहा है। लेकिन गांधी जी उस समय अहमदाबाद में जो उनका एक और आंदोलन था जो मजदूरों के लिए था, इसके बाद जस्ट मैं आपको समझाऊंगा। तो अहमदाबाद में गांधी जी उस समय व्यस्त थे, इसलिए। लेकिन गांधी जी को लगा कि इनका मांग जो है बिल्कुल सही है, तो गांधी जी वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले अगुवाई करने के लिए खेड़ा में भेजते हैं। समझ लीजिए, ये 1917 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी भेजते हैं कि भाई जाइए देखिए। और गांधी जी के प्रेरणा से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाकर सफलतापूर्वक खेड़ा आंदोलन का अगुवाई करते हैं। इसके बाद गांधी जी भी अहमदाबाद के बाद यहाँ पर आते हैं और इस आंदोलन को चलाते हैं। यह आंदोलन भी बहुत हद तक अपने लक्ष्यों में सफल रहता है। और ये दोनों आंदोलन के माध्यम से गांधी जी भारत में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करते हैं। और ये दोनों आंदोलन जो था वो किसानों के लिए समर्पित था। इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको हम अहमदाबाद समझा रहे हैं। स्टूडेंट्स, गांधी जी का जो 3rd सत्याग्रह मूवमेंट था वह अहमदाबाद में हुआ है। ऐसे अगर आपको इसका सीक्वेंस समझना है तो पहले वो चंपारण में करते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी
अहमदाबाद चले जाते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी स्वयं आपको खेड़ा में आते हैं, लेकिन खेड़ा में पहले वो भेज देते हैं। आंदोलन तो 17 में ही शुरू हो चुका था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को खेड़ा में भेजते हैं। ये भी समझना है कि खेड़ा में ही पहली बार गांधी जी के संपर्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल आए हुए थे। ये एक बहुत ही हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब अहमदाबाद में ये जो आंदोलन था गांधी जी का, यह मिल वर्कर के लिए था, जो कारखानों में मजदूर, ये सूती वस्त्र कारखाना था, कॉटन मिल का। और एक बात समझना है कि इस जो अहमदाबाद का जो कॉटन मिल था, उसके जो मालिक थे वह अम्बालाल साराभाई जी थे, अम्बालाल साराभाई। और ये गांधी जी के बहुत क्लोजेस्ट है, ये क्लोजेस्ट टू गांधी जी थे, ये समझना है आप, क्लोजेस्ट टू गांधी जी, लिख लीजिए समझने की बात है। और इन्होंने साबरमती आश्रम में भी बहुत ज़्यादा गांधी जी को दान दिया था, लेकिन इन्हीं के विरुद्ध मिल वर्कर आंदोलन किए हुए थे। एक और बात समझिए कि इनकी बहन थी, सिस्टर, इनका नाम था अनसुईया बेन साराभाई, अनसुईया बेन साराभाई। यह मजदूरों का समर्थन कर रही थी। आंदोलन क्या था कि जब 1917 में प्लेग फैला हुआ था, तो अहमदाबाद में मिल वर्कर को वहाँ के जो मालिक थे या वहाँ का जो सिस्टम था, उनको प्लेग बोनस दे रहा था। लेकिन 1918 में 1918 में इस प्लेग बोनस को लोग रोक दिए थे, जिसके विरुद्ध में जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी परेशानियाँ कम नहीं हुई थी। और साथ ही साथ वो एक प्लेग बोनस चाह रहे थे और कुछ रियायतें चाह रहे थे, और जिसके लिए आंदोलन कर रहे थे। ये अम्बालाल की जो बहन है, उनको लगता था कि यह ट्रूथ पर आधारित है, यह बिल्कुल इनका डिमांड सही है, इसके लिए मजदूर वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी जाते हैं, गांधी जी वहाँ जाकर, जैसे हर बार गांधी जी ये सर्च फॉर ट्रूथ करते थे, सत्य की खोज की, सच्चाई क्या है। गांधी जी को लगा कि मजदूरों का मांग सही है, क्योंकि प्लेग तो फैला ही हुआ था। प्लेग की महामारी के जो उसकी जो भयावह जो साइड इफेक्ट है, उससे मजदूर बाहर नहीं आए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण महंगाई भी बढ़ी हुई थी, उनके खर्चे बढ़ गए थे, और उनका जो बोनस का मांग है वो सही है। और गांधी जी वहाँ पर सत्याग्रह करते हैं। एक बात समझना है कि पहली बार गांधी जी अहमदाबाद जो सत्याग्रह किए, उसमें पहली बार भारत में उन्होंने भूख हड़ताल किया था, अनशन किया था। क्योंकि हमेशा गांधी जी का ये सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के साथ ही साथ जो उनका एक तरह से अनशन जो करते थे, वो भूख हड़ताल करते थे, ये भी उनका बहुत बड़ा हथियार था, और कोई भी इसके सामने झुकता था गांधी जी के सामने। तो गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। एक बात आप लोग याद कर लीजिएगा, खेड़ा में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से मिले थे। तो चीज़ें है एक और, तो ये आंदोलन था, और ये भी आंदोलन सफल रहा, क्योंकि एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया अंत में, ट्रिब्यूनल, जो कि ये मिल मजदूर और मिल मालिक के मसले को देखेगा। और ट्रिब्यूनल ने अंततः 35% बोनस का ऐलान कर दिया, जिससे कि वहाँ के मिल वर्कर जो हैं, आपके कॉटन वर्कर, ये इसको खुशी खुशी इसको स्वीकार कर लिए, और इस तरीके से ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये गांधी जी का जो 3 आंदोलन था, वो आपका चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, आपको इसने समझा। 2 आंदोलन जो था किसानों से था, चंपारण और खेड़ा पिजन से जुड़ा हुआ मसला था, और अहमदाबाद जो था वो मिल मजदूरों से था। और यही गांधी जी की खासियत थी कि गांधी जी इन्हीं के माध्यम से, जो किसान हैं, मजदूर हैं, इन्हीं के माध्यम से गांधी जी ने जो कांग्रेस पहले से जो आंदोलन करती आ रही थी, वह एक बहुत ही सीमित वर्गों तक ही उसकी पहुंच थी, और वो सीमित थी, उसको इन्होंने मास एजिटेशन में बदल दिया। इस सत्याग्रह के माध्यम से जन आंदोलन बनाया, और उसमें गांधी जी किसानों को, मजदूरों को भी इसके माध्यम से आंदोलन के अंतर्गत लाए। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गांधी जी और समूहों को लेते हैं, जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो में रॉलेट एक्ट के बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। और आपके लिए ये वीडियो
पार्ट बाई पार्ट करके समझाया जा रहा है, तो इसको बहुत ही रुचि के साथ आप सुनिए, समझिए और इन्जॉय करके इसको पढ़िए। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप इसको बना लेंगे। मेरा ये मान्यता है कि यह जो वीडियो है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं और जो हिंदी मीडियम में भी तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए। अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपका कमेंट सेक्शन रेगुलरली देखता हूं और उसके आधार पर आपको मैं आगे उसका उपाय बताऊंगा। थैंक यू।